हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी को नशा ऑनलाइन क्लासेस के इस प्यारा सा सेशन में। और यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं तो ज्योग्राफी का ये जो है कृषि चैप्टर संख्या कितना है तो चैप्टर संख्या 3 है, 2 है। क्या है? 2 है। चैप्टर संख्या कितना है तो चैप्टर संख्या यहाँ पर ये 2 है। चैप्टर संख्या 2 में देखने के लिए मिलता है ज्योग्राफी, जिसको अंग्रेजी में ज्योग्राफी और हिंदी में भूगोल कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? कृषि। और कृषि का यहाँ पर पार्ट 1 ये है, सॉरी यहाँ पर पार्ट 2 है। यानी कि कहने का मतलब है कि पार्ट 2 है तो पार्ट 1 कहीं ना कहीं यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। तो पार्ट 1 आप लोग सही तरीके से देखिए। और ऐसे हम थोड़ा सा यहाँ पर झलक दिखा देते हैं। जैसे कि हमने पीछे क्लास में बोले थे क्या कि सबसे लास्ट में जो बचेगा यहाँ पर फसल के प्रकार को सही तरीके से देखना है, और वह अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वह वीडियो आ चुका है जिस पर आप लोग सही तरीके से फसल के प्रकार को देख सकते हैं। आप लोग देखेंगे कहाँ से? तो यह नशा ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पर जाकर के। जैसे कि ये नशा ऑनलाइन क्लासेस का चैनल है और यहाँ पर लाइव क्लास पर जाइएगा और लाइव क्लास पर वह अपलोड किया गया है। तो आप लोग जाइए और वहाँ पर सही तरीके से देखिए। जैसे कि यहाँ पर ये अपलोड किया गया है, 12 बजे लाइव क्लास हुआ था जिसमें 7 बच्चे जुड़े हैं। और ऐसे ये सारे वीडियो में सही तरीके से जुड़ते थे, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों 7 बॉय जुड़े हैं और 7 बॉय हो या गर्ल हो, सही तरीके से 7 लोग जुड़े हैं और इतना ही लोग देखे हैं। तो आप लोग जाइए और सही तरीके से इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके सही तरीके से जुड़ जाइए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है तो यहाँ पर कृषि का सेशन संख्या 2 है। तो पहला में पढ़े थे कृषि। कृषि क्या है तो कृषि के बारे में एक झलक देख लेते हैं कि कृषि है क्या। तो वह प्रक्रिया जिसमें भोजन एवं वस्त्र, ईंधन एवं बुनियाद जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीकों द्वारा फसल को उगाना क्या करना कहलाता है? तो यही कृषि कहलाता है। और साथ ही साथ पशु भी पालन कर सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? तो कृषि कहेगा। तो कृषि एक, जब कृषि को 2 भाग में थोड़े थे तो एक आया था एग्रीक आया था और दूसरा कल्चर आया था। एग्रीक के मतलब क्या होता है? तो मिट्टी होता है, खेत होता है। कल्चर का मतलब क्या होता है? तो उसमें क्या करना? खेती करना होता है। कल्चर मतलब कि जुताई करना, फिर बुनना, फिर कबाड़ना, इस प्रकार के सारे जो होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। फिर कृषि योग्य भूमि जो आया था उसमें हम पढ़े थे कि क्या था? तो शुद्ध बोई गई भूमि। फिर आता है प्रतिभूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि। फिर आता है अस्थायी चारागाह। तो इन सभी को सही तरीके से हल कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ये यहाँ पर चारों चारों का यहाँ पर सही तरीके से हल किया गया है, समझाया गया है। तो आप लोग जा करके पहला वीडियो देखिए, इसमें ही सभी बता देंगे। तो आप लोग पहला वीडियो नहीं देखेंगे, उसमें थोड़ा सा विस्तार से है, तो सही तरीके से उसको जा करके देखिए। यहाँ पर आगे भी पढ़े थे कि प्रमुख प्रकार के कृषि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जीवित निर्वाहन कृषि होता है, जीविका निर्वाहन, फिर गहन निर्वाहन, फिर वाणिज्य निर्वाहन। जीविका में क्या बोले थे कि अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी फसल उगाते हैं वो सभी जीविका निर्वाहन में आता है। गहन में क्या आता है? तो वह भूमि जो अधिक श्रम और साधन के प्रयोग से उत्पादन होता है, तो वह सारे गहन में आता है। वाणिज्य या तो व्यापारी कह सकते हैं, तो वैसे फसल जो आते हैं जिसको हम लोग सिर्फ व्यापार के माध्यम से या तो व्यापार के लक्ष्य से हम लोग उसका उत्पादन करते हैं, तो ये सारे क्या आता है? तो वाणिज्य या तो व्यापारिक संसाधन में आता है। तो आज का हमारा सेशन है फसल क्या है। फसल क्या है, सॉरी, फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सभी को सही तरीके से देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम वीडियो रिकॉर्ड के देख रहे हैं कि हो रहा है नहीं। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर फसल के प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या होता है? तो ऋतु के आधार पर फसल जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। और कल भी बताए थे कि फसल 3 प्रकार के होते हैं ऋतु के आधार पर। जैसे कि सबसे पहले होता है खरीफ फसल, फिर क्या होता है? तो रबी फसल होता है, फिर ज़ैद फसल होता है। क्या होता है? तो रबी फसल, खरीफ फसल और एक ज़ैद फसल। सबसे पहला में खरीफ, दूसरा में रबी और तीसरा में ज़ैद। तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं कि खरीफ फसल है क्या। खरीफ फसल है क्या? तो पहले ये लिखा गया है कि इसका बुआई जो होता है जून से लेकर के जुलाई में होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसका जो बुआई होगा जून में क्या रहता है? तो बरसात रहता है। क्या रहता है? बरसात का मौसम रहता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर वर्षा वाले मानसून में शुरुआत इसका होता है और इस प्रकार से यहाँ पर इसका बुआई किया जाता है। बुआई के बाद फिर रोपाई किया जाता है। क्या किया जाता है? रोपाई किया जाता है। तो पहले एक बार बुआई करेंगे, फिर रोपाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? तो फसल जब उग जाएगा तो उसको कटाई करेंगे। और कटाई कब करते हैं? तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक करते हैं। और ये सारे किस में आएंगे? तो खरीफ फसल में आएंगे। अब इसमें आते कौन कौन है? तो सबसे पहला में है धान, जिससे चावल निकलता है, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली और साथ ही साथ सोयाबीन आता है, कपास आता है। तो इन सभी को सही तरीके से समझना है कि इसका बुआई कब होता है? तो जून जुलाई में होता है। कटाई कब होता है? तो सितंबर अक्टूबर में होता है। और इसमें आते क्या है? तो धान आते हैं, मक्का आते हैं, बाजरा आते हैं और साथ ही साथ ज्वार, मूंगफली आते हैं। तो इन सभी को सही तरीके से याद रखना है।
अब यहाँ पर एक कपास है, कपास क्या है, सोयाबीन क्या है, तो इसको आगे सही तरीके से समझेंगे। इसमें सभी विश्लेषण सही तरीके से कराया गया है। आप लोग चैनल से नशा ऑनलाइन क्लासेस से सब्सक्राइब करके सही तरीके से जुड़िए और यहाँ पर अपने दोस्त को भी जुड़िए। डेली आप लोग को सुबह में 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप सभी को सही तरीके से वीडियो अपलोड कर करके बताया जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे रबी फसल है जो कि 2 नंबर में है। इसका बुआई कब होगा, तो अक्टूबर से नवंबर में होगा और यह शीत ऋतु में कहें तो जाड़ा में होगा। क्या होगा, जाड़ा में, या तो ठंड में कर सकते हैं। ये शुरुआत होता है, फिर इसका कटाई करेंगे। तो कटाई कब करेंगे, तो मार्च से लेकर के अप्रैल तक करेंगे। और इसका कटाई कब किया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। और इसका उदाहरण क्या है, तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। और इसके अलावा जो सब्जी में आता है, तो सब्जी में क्या आता है, तो आलू आता है। क्या आता है, आलू आता है। इस प्रकार से आलू आता है। तो आलू भी रबी फसल में ही आता है, लेकिन इससे भूसा नहीं निकलता है, ये समझ कर रखना है। इससे सिर्फ आलू को प्राप्त कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो रबी फसल जो आता है उसको वह क्या आता है, तो जिससे लगभग भूसा निकल सके। तो भूसा तो यहाँ पर इन सभी से भी निकल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर ये ट्रिक नहीं काम करेगा कि भूसा निकलने पर यहाँ पर सभी रबी फसल में आएंगे। तो यहाँ पर गेहूं रबी फसल में आता है, चना आता है, मटर आता है, जौ आता है, सरसों आता है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, खेसारी आता है। क्या आता है, खेसारी। खेसारी आता है। क्या आता है, खेसारी आता है। फिर मसूर आता है, या तो कह सकते हैं कि दलहन फसल। क्या, दलहन फसल। क्या आता है, दलहन फसल आता है। तो दलहन फसल किस में रखेंगे, रबी फसल में रखेंगे। एक आता है जयाद फसल। क्या आता है, जयाद फसल। ये क्या है, तो इसका बुआई जो होता है मार्च से लेकर के अप्रैल में होता है और ये गर्मी के मौसम में होता है। फिर इसका कटाई कब होगा, तो जून में होगा और यह मानसून से पहले होता है। मानसून क्या होता है, तो मानसून बरसात आने से पहले इसका कटाई सही तरीके से हो जाता है। अब इसमें उदाहरण आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, ककड़ी आता है, खीरा आता है, विभिन्न प्रकार के जो सब्जियां होते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। बिहार के, उत्तरी बिहार के लिए जो गंगा के किनारे रहते हैं उन सारे के लिए ये उपयोगी है। और यहाँ पर देखें तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा जो अत्यधिक होता है वह बालू वाले क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, तो कह सकते हैं कि बलुई मिट्टी में होता है। और यही समय क्या होता है, तो इसमें बलुई मिट्टी में भी क्या होता है, तो कह सकते हैं कि क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, तो मूंगफली कहते हैं। क्या, मूंगफली। तो इसमें मूंगफली भी होता है। मूंगफली के लिए भी क्या चाहिए, तो बलुई मिट्टी ही चाहिए। तो मूंगफली उत्पादन के लिए क्या चाहिए, बलुई मिट्टी चाहिए। तो इस प्रकार से इसको सही तरीके से समझ सकते हैं कि जायद फसल क्या होता है, तो मार्च से अप्रैल तक लगाया जाता है और इसको 4 से 3 महीने के बाद काट लिया जाता है। तो जून में काटा जाएगा। फिर इसको कब लगाया जाता है, खरीफ को, तो जून जुलाई में काटा जाता है, सितंबर अक्टूबर में। एक रबी फसल आता है जिसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो इस प्रकार से समझेंगे, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। एक और इसके आगे चलते हैं 2 नंबर में। यहाँ पर लिखा गया है कि चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा यानी कि किस प्रकार का धरती चाहिए, किस प्रकार का मिट्टी चाहिए, किस प्रकार का वायुमंडल चाहिए और कितना इसको उपज करने के लिए पानी की आवश्यकता होगा। तो इन सभी को सही तरीके से समझते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा कि चावल भारत का प्रमुख जो है प्रथम खाद्य फसल है। यानी कि सबसे अधिक खाए जाने वाले में से फसल कौन है, यह चावल है। चावल से हम लोग भात बना सकते हैं, भून सकते हैं, भुंजा बना सकते हैं। तो ये सारे होते हैं, तो जिस पर अधिकांश जनसंख्या जो है निर्भर है। और यह एक प्रकार का खरीफ फसल है। अभी अभी पढ़े हैं क्या है, खरीफ फसल है, जिसका बुआई जून से जुलाई के बीच में किया जाता है। क्या कहता है, जून से जुलाई के बीच में किया जाता है। और कटाई जो है इसको अक्टूबर से नवंबर के बीच में किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि अक्टूबर से नवंबर में क्या होता है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो रहता है वह जाड़ा रहता है। क्या रहता है, जाड़ा, जिसको ठंड कह सकते हैं, ठंड रहता है, ठंड की शुरुआत होती है, तो इसमें काट लिया जाता है। चावल का उत्पादन विश्व में पहला स्थान पर चीन है और दूसरा स्थान पर भारत है। ये ध्यान रखना है। 1 नंबर ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि बताओ कि चावल उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, चावल उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, तो चीन का है। किसका है, चीन का है। और सेकंड स्थान किसका है, तो सेकंड स्थान किसका है, भारत का है। ये सही तरीके से आप सभी को याद करके रखना है, ये आ सकता है। चलिए, दूसरे स्थान पर इंडिया है और साथ ही साथ तीसरा पर कौन है, तो तीसरा पर इंडोनेशिया है। क्या है, तीसरा पर इंडोनेशिया है। जबकि भारत में पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में
अग्रणीय है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में जो है सबसे अधिक फसल कहाँ पर उगाया जाता है धान के रूप में, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश, यूपी, पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी उगाया जाता है। लेकिन सबसे अग्रणीय, जिसको आगे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है भारत में, तो पश्चिम बंगाल में। तो इसको याद रखना है। फिर आगे भौगोलिक दशाएं को समझते हैं कि धान बोते समय क्या चाहिए। तो तापमान जो होना चाहिए, तापमान कितना, तो 21 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो तापमान बढ़ करके 40-45 हो गया है, फिर भी उपज होता है। फिर समय क्या होना चाहिए, यहाँ पर 240 काटते समय 27 डिग्री होना चाहिए, ये तापमान है। तो यहाँ पर 21 डिग्री होना चाहिए और यहाँ पर 27 डिग्री होना चाहिए। फिर मिट्टी जलोढ़ होना चाहिए, दोमट होना चाहिए। जलोढ़ के मतलब कि यहाँ पर पानी की कमी नहीं होना चाहिए, अधिकतर समय पर यहाँ पर पानी टिका रहे, वैसे स्थान पर चावल को उगाया जाता है, धान को उगाया जाता है। फिर क्या होता है, तो धान के फसल के लिए वर्षा की मात्रा 125 से लेकर के 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसल उगाया जाता है। कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी जो है सही तरीके से वर्षा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर अलग तरीके से, कृत्रिम तरीके से उपजाया जा सकता है पानी की सहायता से। इस फसल के उत्पादन में मानव श्रम की अधिकता होती है। यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि धान उपज करने में लगभग एक मंथ जो होता है पूरे तरीके से लग जाता है, और उसमें गांव या तो जहाँ पर उगाया जाए वहाँ पर पूरे गांव के लोग मिल करके यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। तैयार फसल का पहचान सुनहरे पीले रंग का होता है। इसी प्रकार से आप लोग गेहूं को भी देख सकते हैं। सुनहरे पीले होता क्या है, तो सुनहरा पीला धान और चावल किस प्रकार से होता है, धान और चावल इस प्रकार से लगभग होता है और हल्का पीला ही होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, तो सुनहरा पीला कहते हैं, सोना जिसको कह सकते हैं, सोना। तो इस प्रकार से होता है, तो इसको सही तरीके से समझना है। फिर एक आता है गेहूं। गेहूं क्या है, तो गेहूं के उत्पादन में भौगोलिक दशा को समझते हैं। गेहूं भारत का जो है दूसरा प्रमुख रबी खाद्य फसल है। रबी फसल है, क्या है यह, रबी खाद्य फसल है, जिसकी बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है और कटाई मार्च अप्रैल में होते हैं। उत्पादन में चीन के बाद भारत, यानी कि चावल के बाद गेहूं भी, चावल में भी पहला स्थान कौन था, तो चावल में भी चीन ही था, और गेहूं में भी कौन है, तो गेहूं में भी चीन ही है। तो यहाँ पर लिखना है कि चावल और गेहूं दोनों में फर्स्ट स्थान किसका है, तो चीन का, और सेकंड स्थान किसका है, तो वह भारत का है। क्या है, भारत का है, यह भारत का है। यह भारत दूसरा स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, और फिर यहाँ पर बंगाल प्रति हेक्टेयर उपज में आगे, यानी कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है, यूपी में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ पर उत्पादन होता है, यूपी में होता है। और पूरे विश्व में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वह चीन में होता है। दूसरे स्थान पर कहाँ होता है, तो दूसरे स्थान पर भारत में होता है। किस में होता है, भारत में होता है। तो इसको सही तरीके से समझना है। फिर एक इसका दशा है कि कैसा मिट्टी इसको मिलना चाहिए, कैसा मानसून मिलना चाहिए। तो बुआई के समय 10 से लेकर 15 डिग्री होना चाहिए इसका तापमान। कितना होना चाहिए, तो 10 से लेकर के 15 डिग्री। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसका उत्पादन जाड़ा या तो ठंड में कह सकते हैं। क्या कहते हैं, तो ठंड में होता है, और उस समय इसका तापमान जो है लगभग 10 से 15 होता ही है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। फिर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 75, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर जो कह सकते हैं कि 12 मास जो है क्या होना चाहिए, वर्षा होगा, तो वहाँ पर गेहूं का उत्पादन सही तरीके से नहीं किया जाएगा। और वैसे स्थान जहाँ पर मानसून के हिसाब से, मानसून के अनुसार वर्षा होता है, वहाँ पर सही तरीके से गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। जो मिट्टी होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, तो जलोढ़ और दोमट होना चाहिए। जो पीछे था चावल में वही यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पर वर्षा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको उत्पादन कैसे करेंगे, तो कभी कभी तो वर्षा भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा नहीं होता है, तो अपने समसेबुल की सहायता से, मोटर की सहायता से, बोरवेल की सहायता से, इन सभी की सहायता से यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। लेकिन एक ऐसा होता है कि चना होता है, मसूर होता है, खेसारी होता है, तो इसको एक बार बो देते हैं, उसके बाद इसमें कुछ भी देने के लिए, पानी देने की आवश्यकता नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कीड़ा लग जाता है, तो कीड़ा को मारने के लिए अलग से उर्वरक को दिया जाता है, रासायनिक पदार्थ को दिया जाता है, जिससे कि कीड़ा खत्म हो जाए, इसके लिए अलग से पानी नहीं दिया जाता है। तो ये यहाँ पर समझना है। लेकिन फिर भी किसान को आस रहता है कि एक बार पानी पड़ जाए
तो यहाँ पर गेहूँ जो खेसारी, चना और मसूर है उसका उत्पादन सही तरीके से हो पाएगा। तो यहाँ पर ये सारे बात होते हैं। फिर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। यहाँ पर अभी-अभी बोले कि 50 सेंटीमीटर यानी कि वैसे स्थान जहाँ पर ज़्यादा वर्षा ना हो वहाँ पर गेहूँ ज़्यादा उपज होगा। फिर तैयार फसल का रंग कैसा होता है? तो सुनहरा पीला होता है। किस प्रकार का होता है? सुनहरा पीला होता है, सोने के आकार का कह सकते हैं। तो चावल और गेहूँ दोनों का पकने का मतलब कि यहाँ पर क्या है? तो सुनहरा पीला हो जाता है और उसका कटाई सही तरीके से कर सकते हैं। एक हुआ था क्रांति और उसका नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति है। और श्वेत क्रांति कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में। और यह हुआ था कहाँ? तो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। और यह किस लिए हुआ था? तो यह आगे चल के आप सभी को सही तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा गया कि भारत की नई कृषि नीति सन 1967 से 68 में लागू की गई थी, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों के प्रयोग किया गया, जिसमें फसल उत्पादन की तीव्र वृद्धि हुई। क्या हुई? तीव्र वृद्धि हुई। ये सारे प्रोसेस कब हुआ था? तो 1967 से 68 के बीच में। और यहाँ पर ये किस लिए किया गया था? तो सर्वाधिक उत्पादन के लिए उपज बीज लाया जाए, अधिक उत्तम बीज लाया जाए और उसको सही तरीके से बुना जाए, जिससे कि हमारा उत्पादन जो है ज़्यादा हो पाए। यहाँ पर हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ था हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में 1967 में शुरू हुआ था, जिसमें गेहूं के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुआ। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को, जबकि विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। यहाँ पर सही तरीके से इसको समझना है। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? जनक। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो यहाँ पर यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम है? स्वामीनाथन होगा। और जबकि विश्व स्तर पर क्या होगा? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग होगा। तो ये सही तरीके से समझना है। फिर आगे इसका जो उपज होगा इसके लिए किस प्रकार का खेत चाहिए, किस प्रकार से मिट्टी चाहिए? तो यहाँ पर उत्तम बीज होना चाहिए, अधिक उपज वाले बीज। फिर क्या होना चाहिए? तो उत्तम बीज, उर्वरक, ये सारी इसमें मांग किया गया। फिर आगे क्या है? तो रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ, उत्तम सिंचाई हुआ, आधुनिक तकनीक हुआ, बिजली का व्यवसाय, उच्चतम कीटाणुनाशक छिड़काव किया गया। फिर एक चाय आता है। चाय का भौगोलिक दशाओं का वर्णन किस प्रकार से करेंगे? तो इसका तापमान कितना चाहिए? तो 250 से लेकर के 300 होना चाहिए। यानी कि इसका चाय का उत्पादन के लिए सर्वाधिक तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होती है? तो अधिक तापमान का यहाँ पर आवश्यकता होती है। और वह कितना होता है? तो 250 से लेकर के 300 डिग्री तक होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 200 से 250, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर वर्षा भी होना चाहिए और साथ ही साथ गर्मी भी होना चाहिए। लैटेराइट मिट्टी इसके लिए आवश्यक होता है, यानी कि यह लैटेराइट रंग कैसा होता है? तो लगभग लाल आकार का होता है, लाल रंग का होता है। तो लैटेराइट यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। फिर खेत जो होना चाहिए ढालनुमा किस प्रकार से होता है? जैसे मान के चलिए कि मैदान है, तो मैदान इस प्रकार से रहता है और इसी को ढाल के आकार में रखा जाए तो इस प्रकार से, मतलब कि एक ऊपर की ओर होना चाहिए और एक नीचे की ओर। तो इसको कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका या तो पठारी इलाका में ज्यादा होगा। क्या होगा? तो पहाड़ी और पठारी इलाका में इसका उत्पादन ज्यादा होगा। क्या होगा? तो पठारी और पहाड़ी इलाका में सही होगा। खेत ढालनुमा होना चाहिए, पौधों को छाया मिलना चाहिए। छाया मतलब कि एक पहले से वहां पर बड़ा वृक्ष होना चाहिए, उसके नीचे ये सारे चाय का जो पेड़ होता है उसको सही तरीके से लगाना होगा। तो इस प्रकार से चाय की खेती की जाती है। आगे और एक आता है कॉफी। क्या होता है? कॉफी होता है। तो कॉफी के बारे में सही तरीके से समझते हैं कि कॉफी होता क्या है, किस प्रकार से इसका उत्पादन होता है। तो कॉफी चाय की तरह ही एक पेय पदार्थ है। पेय मतलब कि इसको गर्म करेंगे, दूध के साथ मिलाएंगे, पानी के साथ, चीनी के साथ मिला सकते हैं, मीठा के साथ मिलाएंगे और सही तरीके से इसको पी सकते हैं। और पीने वाले को क्या कहते हैं? तो पेय पदार्थ कहते हैं। यह एक प्रकार का झाड़ी पर लगे हुए फल के बीज द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या होता है? तो झाड़ी यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि घास के तरह का पेड़ होता है, उस पर ही इसका सही तरीके से उत्पादन होता है। कॉफी के 3 प्रमुख किस्म होता है, जिसमें एक है अरेबिका है, लिबरेकिया है और फिर क्या है? रोबस्ता है। जो कि भारत में सबसे उत्तम क्या है? तो उत्तम किस्म वाला जो है अरेबिका है। क्या है? अरेबिका। जो सबसे अधिक उत्तम किस्म वाला कॉफी होता है जो भारत में पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो अरेबिका है, उपजाई जाती है, जिसकी पूरे विश्व में मांग है। भारत में यह आरंभ में यमन कहाँ है? यह लक्षद्वीप
लक्षद्वीप का एक जिला है। क्या है? लक्षद्वीप का एक जिला है जहां पर, जिसका नाम क्या है? तो यमन है। और यहाँ पर सर्वाधिक चाय की खेती की जाती है। फिर क्या है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी पर लगाया गया और इसके फल को एकत्रित करने एवं बीज को भून पीस कॉफी पाउडर बनाने में कॉफी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में लगभग सभी कॉफी दक्षिणी भारत लगाए जाते हैं। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और यहाँ पर भारत का 70% कॉफी उत्पादन जो होता है तमिलनाडु में नीलगिरी के पहाड़ियों पर होता है और कॉफी की खेती की जाती है। फिर पूर्वोत्तर भारत में कहाँ होता है? तो त्रिपुरा में होता है। अगर इसको सही तरीके से पढ़ें तो कर्नाटक भारत के सबसे दक्षिणतम मतलब कि कहने का मतलब है कि दक्षिणी भाग में, तो दक्षिणतम भाग में कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक। फिर एक आया कि भारत का 70% कॉफी कहाँ से आता है? तो यह कर्नाटक से आता है। फिर तमिलनाडु, यह भी है कहाँ पर? यह दक्षिणतम भाग में है, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। फिर क्या आता है? तो यह पहाड़ी इलाका। फिर आगे एक आता है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर मतलब कि भारत इस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार से इसका नक्शा बनता है। तो यहाँ पर इस तरह पूर्वोत्तर भारत में आता है और वह क्या है? तो केरल है। क्या है? सॉरी, यहाँ पर त्रिपुरा है। केरल तो सबसे दक्षिण में है। त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। तो इस प्रकार से इसको सही तरीके से समझ सकते हैं कि कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, त्रिपुरा में होता है। सही तरीके से समझ पाए। एक आता है अखाद्य। सभी पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं जिसको उत्पादन करते हैं तो खा ही सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग नहीं खाते हैं। तो उसमें ही एक आता है रबड़। क्या आता है? रबड़ जिसको कहते हैं। तो भारत में इसकी बगानी कृषि 1880 ईस्वी से ट्रावनकोर और मालाबार के में प्रारंभ हुई थी और पर व्यवसाय उत्पादन जो है 1902 में ही आरंभ हुआ। मतलब कि 1880 से तो इसका उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि इसके उपयोग से हम लोग कुछ कर भी सकते हैं। तो सही तरीके से उत्पादन इसका कब से हुआ? तो 1902 ईस्वी से। रबर जो है भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है और इसके उत्पादन के लिए अधिक तापमान और आर्द्र की आवश्यकता होती है। इसको सही तरीके से अगर समझें तो कहने का मतलब है कि इसके लिए ज्यादा ताप भी होना चाहिए और कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि इसके लिए ज्यादा ठंड भी चाहिए। और ये कैसे कब होगा? जब यह पृथ्वी के पूरे बीचों बीच में होगा। यानी कि जो विषुवत रेखा होता है, भूमध्य रेखा होता है, विषुवत इस प्रकार से होता है। अक्षांश का जो बीच बीच वाला रेखा होता है, यहाँ पर इसको सही तरीके से उगाया जाता है। तो यहाँ पर अधिकतर समय पर कभी कभी गर्मी भी होता है, कभी कभी अधिक ठंड भी होता है। तो यहाँ पर इसका उपयोग जो होता है किया जाता है। फिर आगे और भी क्या है? तो आगे रेशेदार फसल है, फिर कपास फसल है। तो इसको सही तरीके से समझते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो कितना देर रखा हुआ है। चलिए, ये 2.4 पॉइंट है जिसको सही तरीके से समझते हैं। रेशेदार फसल क्या होता है? तो भारत के 4 प्रमुख रेशेदार फसल है जिसमें से कपास आता है, जूट आता है, सन आता है एवं प्राकृतिक रेशम है। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? तो रेशेदार फसल है। कपास, जूट, सन मिट्टी में उगाया जाता है और जबकि प्राकृतिक रेशम जो है शहतूत के पत्तों से, आप सभी को पता होगा कि एक क्या कह सकते हैं? तो रेशम कीट आता है। रेशम कीट क्या आता है? रेशम कीट आता है। रेशम कीट ये जीव है और इसको क्या दिया जाता है? तो शहतूत का पत्ता दिया जाता है खाने के लिए। शहतूत का पत्ता, या तो कह सकते हैं कि यह शहतूत के पत्ता पर सही तरीके से रहता है, शहतूत के पत्ते पर रहता है, उसको खाता है और उससे क्या बनता है? तो रेशम बनता है, जिसको रेशम कीड़ा भी कह सकते हैं। और इसके कोकून से प्राप्त होता है। कोकून जैसे कि आप लोग क्या समझेंगे उसको? मकड़ा कह सकते हैं। मकड़ा का जाल जो होता है उसी प्रकार से इसका कोकून निकलता है। तो इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है भारत में रेशम निकलता है। फिर एक कपास आता है। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक जो होगा कपास निर्माण होगा। सूत्र वस्त्र उद्योग के लिए यह कच्चा माल प्रदान करता है। क्या करता है? कच्चा माल प्रदान करता है। सूती वस्त्र के निर्माण के लिए यह कच्चा माल प्रदान करता है। उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधे तथा प्रमुखतः इससे 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होता है। पाला रहित यहाँ पर कहने का मतलब है कि ठंड से बचाना होगा। तो ऐसे स्थान पर रखा जाता है और यह कितने दिन में पूरी तरह से जो निर्माण होता है? तो वह 210 दिनों में होता है।
फिर लावा निर्मित काली मिट्टी भारत के कपास उत्पादन के बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कपास होता है, कपास वह काली मिट्टी में सर्वाधिक उगाया जाता है। किस में उगाया जाता है? तो काली मिट्टी में। ये कहने का मतलब है। फिर क्या है, क्योंकि यह अपने अधिक समय जो है, अधिक समय तक नमी रहता है, तेज और चमकीली धूप का कारण पौधों के बढ़ने में सहायता देती है। क्या करते हैं? सहायता देती है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। यह एक खरीफ फसल के रूप में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कपास के उत्पादन सही तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर सही तरीके से याद रखना है, यहाँ पर कौन कौन से वर्ड को। तो यहाँ पर सबसे अधिक पूछे जाते हैं कि कपास जो है वह किस खेती में किया जाता है, किस प्रकार के मिट्टी में किया जाता है। कपास किस प्रकार के मिट्टी में किया जाता है? तो यहाँ पर कहेंगे काली मिट्टी में। यही बस इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? तो यही है कि किस मिट्टी में किया जाता है, तो काली मिट्टी में। और इसके उत्पादन में कितना समय लग सकता है? तो 6 से 8 महीना तक लगता है, 6 से 8 महीना तक। और हो सकता है तो पूछ दे कि यहाँ पर इसका उत्पादन जो है किस किस राज्य में होता है, तो महाराष्ट्र में कहेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इन सारे स्थान पर क्या होता है? कपास का सही तरीके से उत्पादन किया जाता है। एक यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि जूट क्या है, और एक श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को तो सही तरीके से हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। इसको भी सही तरीके से एक बार देख लेते हैं। चलिए, जूट क्या है? तो कपास के बाद जूट भारत का दूसरा महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। बाढ़ के मैदान में जब हर वर्षा नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप होता है तो उसमें जूट की फसल बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे नदी आता है बरसात के मौसम में, तो बहुत ही तेजी से आता है, और तेजी से आने के क्रम में कभी कभी ऊपर के खेत पर से भी चला जाता है, और वहां पर के मिट्टी को अपने साथ साथ यहाँ पर नदी में फैला देता है, और नदी जो है टेल कर दूसरे स्थान पर लेकर चल जाता है। तो उस स्थान के लिए जो ये मिट्टी होता है यह नया होता है, और यहाँ पर क्या होता है, तो जूट की खेती सही तरीके से हो पाता है। इसके अन्य आवश्यकताएं गर्म आर्द्र जलवायु तथा रेशे तैयार होने के बाद इसे सड़ाने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्पादन कह सकते हैं किस प्रकार से होता है, तो मान के चलिए कि यहाँ पर जो जूट है वह सही तरीके से उत्पादन हो चुका है, तो इसको कुछ दिन के लिए 10 से 15 दिन के लिए तालाब में छोड़ दिया जाता है। तालाब में किस लिए छोड़ दिया जाता है? तो इसका रेशे का सड़ाने के लिए। क्या करने के लिए? तो रेशे को सड़ाने के लिए। और सड़ने के बाद इसमें से जो भी रेशा होता है सही तरीके से निकल जाता है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। तो ये सारे इसमें प्रोसेस हैं, तो इसको सही तरीके से समझ पाए होंगे। आगे क्या है, तो नदी का जल प्रवाह इसकी खेती के लिए उपयुक्त दशा प्रदान करते हैं। परंपरागत रूप में जूट के द्वारा रस्सी, चट, बोरा आदि बनाए जाते हैं। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि बोरा बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं, तो ये सारे चटाई भी बना सकते हैं, ये सारे कर सकते हैं, जिसका पैकिंग में उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे रस्सी का, बोरा का, इस सभी को आप प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे पैकिंग के लिए कर सकते हैं। फिर क्या है, अब इसमें वस्त्र एवं आकर्षक दस्तकारी चीजें भी बनाई जाती हैं, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पर इससे वस्त्र भी बनाए जाते हैं। तो किसके लिए? आदमी के लिए भी बन सकते हैं, जानवर के लिए, जिनकी देश विदेश में काफी मांग है। मतलब कि कहने का मतलब कि इसका देश विदेश में इससे बने वस्त्र का सही तरीके से ज्यादा मांग है, यही यहाँ पर कहने का मतलब है। फिर एक आता है श्वेत क्रांति। ये क्या है, तो 13 जनवरी 1970 ईस्वी में शुरू की गई भारत की एक विशाल योजना थी, जिसका उद्देश्य क्या था, तो देश में दूध की कमी को दूर करना था, दूध उत्पादन को बढ़ाना और भारत को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। इसके प्रेरणा तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। क्या थे? तो वर्जिन कुरियन। चलो देखिए यहाँ पर श्वेत क्रांति जो था, श्वेत क्रांति को सही तरीके से लाने वाले कौन थे? तो यहाँ पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और यह किस लिए किया गया था, तो दूध को, भारत को दूध के मामले में सबसे आगे ले जाना था। और यह कब किया गया था, तो 13 जनवरी 1970 को किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेशन को सही तरीके से समझ पाए हैं, और यहाँ पर बस यही इतना था। आगे और भी सही तरीके से समझेंगे, जो कि पार्ट 3 के रूप में आएगा। तो पार्ट 3 अगले दिन देखेंगे सही तरीके से। आज का सेवा बस इतना ही भर रहेगा। आप लोग सही तरीके से जुड़िए नशा ऑनलाइन क्लासेस से। इसको और जो भी बचा हुआ है पार्ट 3 में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद। आप लोग नशा ऑनलाइन क्लासेस से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।